Good afternoon, sir. Sir, I am Samira Clark, a fifth year law student and also a paralegal volunteer under the District Legal Service Authority. I am here to conduct a podcast on the topic of domestic violence and want to take your view on the practical implication of the Domestic Violence Act 2005 and what your the perspective. सो सर हमारा पहला सवाल ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस को अक्सर बहुत अंडर रिपोर्टेड क्राइम कहा जाता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सच में अंडर रिपोर्टेड क्राइम है या तो फिर आज की डेट में कहना सही नहीं है कि अंडर रिपोर्टेड क्राइम है। आज की डेट में बहुत ज़्यादा मुकदमे हमारे कचहरी में चल रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, जिसको लोग रिपोर्ट करते हैं। बट तो घर में बहुत छोटी-छोटी चीज़ों के लिए अगर रिपोर्ट करें या उसके लिए कोई मुकदमा करे तो हस्बैंड वाइफ की लाइफ चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करना पड़ता है। ये कहा गया है बहुत पहले से ही कि हस्बैंड वाइफ का गाड़ी के दो पहिए की तरफ से है, तो दोनों को बैलेंस लेके चलना पड़ता है। बट है, अगर वास्तव में किसी के साथ वायलेंस हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस, तो उसको निश्चित रूप से आना चाहिए और कचहरी में उसको इस लॉ के तहत रेमेडी मिलती है। ओके सर। सर हमारा नेक्स्ट सवाल ये है कि कौन सी ऐसी प्रोविजन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की है जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करी जाती है? जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में रिस्पोंडेंट ऐसे-ऐसे लोगों को बना दिया जाता है जो इवन बहुत दूर रहते हैं और उनका कोई ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि वो डोमेस्टिक वायलेंस कमिट कर रहे हों। ये तो ज़्यादातर सही है कि बहुत सारा मिसयूज़ हो रहा है। वास्तव में जिसने डोमेस्टिक वायलेंस किया, उसके और रिलेटिव को भी उसमें लगाते हैं। इसके पीछे बहुत ज़्यादा ये है कि आम जनता को डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में नहीं मालूम है। वो अपनी समस्या लेके जाता है किसी काउंसिल के पास, तो वो चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा के लिखते हैं और उनके फैमिली के और मेंबर को उसमें इन्वॉल्व करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कोर्ट के सामने जब लास्ट में जब हम डिसाइड करते हैं चीज़ों को, तो उसमें हम लोग जो रिलेशन में है, जो डोमेस्टिक में है जो, उसी को ही कवर करते हैं। अच्छा। तो सर आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो झूठे मामले हैं, उनके वजह से जो असली वास्तविक मामले हैं, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा? किसी भी एक्ट की सफलता के लिए उसका अगर मिसयूज़ होता है तो एक्ट वो सफल नहीं होता है। शासन की मंशा जो होती है, वो कहीं न कहीं विफल होती है। हर एक्ट का नियम कानून के 2 पहलू हैं, उसको मिसयूज़ किया जाए, उसको यूज़ किया जाए। मिसयूज़ तो तब पता चलता है जब ट्रायल होता है, जब कोर्ट में मुकदमे आते हैं। बट आम आदमी को इस बात को हमेशा सोचना चाहिए कि जितनी जो समस्या हमारे साथ हुई है, उसी को सामने रखें। अगर हमारे हस्बैंड अगर किसी के हस्बैंड ने उसके साथ मारपीट किया है, सास-ससुर ने नहीं किया है, तो हस्बैंड के खिलाफ ही उसको लाना चाहिए। ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि अपनी बात को अगर किसी काउंसिल को बताता है, काउंसिल उसका एप्लीकेशन जब लिखता है, तो उसके एप्लीकेशन को पढ़े, सुने, फिर उसके बाद सिग्नेचर करे। अगर वो पढ़ने-लिखने वाला नहीं है, अनपढ़ है मान लेते हैं, तो किसी से पढ़वाए उसको, उसके बाद उसमें अपनी कंसेंट दे। तो सही बातें पता चलेंगी और जो इसका मिसयूज़ है वो भी रुकेगा। बट थोड़ा-सा महिलाएँ जो होती हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस में, उनका प्रयास रहता है अपने मदर-फादर, भाई-बहन के वजह से या किसी भी कारण से कि फैमिली के और मेंबर को इन्वॉल्व कर लो तो हमारा मामला स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। कोर्ट में जो बातें आती हैं, क्लियर में सब पता चल जाता है कि वास्तव में किसने घरेलू हिंसा किया। ओके सर। सर अब हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या है। तो इसमें जैसे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रोविज़न है प्रोटेक्शन ऑफ़िसर का। तो क्या ग्राउंड लेवल पे ये रियलिटी है कि प्रोटेक्शन ऑफ़िसर सच में अपॉइंट होते हैं और वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो अकॉर्डिंग टू लॉ उनको उनके ऊपर ड्यूटी इम्पोज़ करी गई है? एकदम है हमारे यहाँ, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर में हमारा डीपीओ होते हैं, जिला प्रोवेशन अधिकारी। बिना डीपीओ की रिपोर्ट से कोई मुकदमा कचहरी में नहीं चलता है। कोई भी एप्लीकेशन आती है तो सबसे पहले डीपीओ रिपोर्ट मंगाई जाती है और 3 दिन के अंदर में डीपीओ रिपोर्ट आनी चाहिए। डीपीओ रिपोर्ट का पर्पज़ है कि डी अगर मामला अगर कोई घरेलू हिंसा से संबंधित है, तो डीपीओ के सामने जाता है। डीपीओ उसकी प्राइमरी जाँच करता है और उस मामले को वहीं समाप्त करने का प्रयास करता है। दोनों पक्षों को, हस्बैंड वाइफ को बुला के वो प्रयास करता है कि जो भी छोटी-मोटी बातें हैं इनको समाप्त किया जाए। अगर वो मामला सेटल नहीं होता है, तब वो कोर्ट में रिपोर्ट बना के भेजता है, फिर मुकदमे चलते हैं।
प्रोटेक्शन ऑफिसर ऐसे ऐसी कोई पोस्ट के नाम से यूपी में नहीं है, बट डीपीओ को पूरा पावर है, ये प्रोटेक्शन ऑफिसर वही है, डीपीओ ही। और सर ये इसमें जो प्रोविजन प्रोवाइड करें, मॉनेटरी रिलीफ और मेडिकल रिलीफ, लीगल रिलीफ, तो ये सब का इम्प्लीकेशंस होता है? हाँ, एकदम निश्चित रूप से होता है। सेक्शन 18, 19, 20, 21, 23, बट कोई भी रिलीफ हम आंख बंद करके किसी को नहीं देते, दोनों पक्षों को सुनते हैं, रियल में उनको जो उसको जरूरत है तभी देते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम डोमेस्टिक वायलेंस में ये है कि अगर हम अंतरिम रिलीफ कोई किसी को हम प्रोवाइड कराते हैं सेक्शन 23 में, अगर हस्बैंड को हम आदेशित करते हैं कि 10,000 5,000 रुपए पर मंथ उसको दें, तो उसकी इनकम होनी चाहिए। यस सर। इसके लिए वादी को की जिम्मेदारी है कि वो अपना इनकम सर्टिफिकेट लाए, बताए, नहीं तो कोर्ट मिनिमम प्रयास करती है। कभी कभी लगता है कि कोर्ट ने तो 500 रुपया कर दिया, तो 500 रुपया क्यों किया? क्योंकि कोई इनकम का बताया नहीं, सोर्सेस उसके द्वारा कुछ आया नहीं, वो कोई सर्विस भी नहीं करता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो मिनिमम प्रयास करती है। और कोई भी भरण पोषण की धनराशि निर्धारित करने के लिए सोशल बैकग्राउंड दोनों पक्षों का देखना बहुत जरूरी होता है, तो समय समय पर करते हैं हम लोग। और सबसे बेसिक समस्या प्रैक्टिकली हमारे अब तक के अनुभव से यही लगा है कि कोर्ट का काम है आदेश करना। अगर हम आदेश कर देते हैं प्रोटेक्शन के लिए उसको, या अंतरिम धनराशि के लिए कोई, अगर वो व्यक्ति नहीं देता है तो समस्या आती है। ज़्यादातर मामला हमारा ये वसूली के लिए चल रहा है कि अगर कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि 5,000 रुपए पर मंथ उसको दिया जाए, वो पर्सन नहीं दे रहा है, उसके पास नहीं है, तो उसके लिए बड़ा लेंदी प्रोसीजर है। हम डीएम को लेटर लिखते हैं, रिकवरी वारंट जारी करते हैं, उसके बाद भी वो पैसा नहीं देता है, गिरफ्तारी करते हैं, गिरफ्तार के लिए उसको सिविल जेल की तरह रखते हैं और 30 दिन तक उसको सिविल जेल में रखते हैं, फिर भी वो पैसा नहीं देता है, तो अल्टीमेट उसको फायदा तो नहीं हुआ जो हमारे आदेश का जो है। और गवर्नमेंट ऐसा कोई फंड भी नहीं बनाई है कि अगर वो पर्सन नहीं देता है तो गवर्नमेंट अपने पास से उस पीड़िता को दे। अच्छा सर। सर जैसे एप्लीकेंट है, आजकल बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि एप्लीकेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, मतलब बियॉन्ड एक्सेप्शनल, तो उस पे क्या आप कहना चाहेंगे? भाई डिमांड को तो हम नहीं मना कर सकते हैं, बट हमारी कोर्ट का काम है, हमारे जैसे साहब लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, अनुभवी हैं, सब चीज़ों को देख के ही डिमांड को कंसाइन करके अपना अवार्ड करते हैं। तो ये बताया कि मैं कि मिनिमम 500 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 1000 रुपए हम लोग करते हैं। तो मांगने का डिमांड तो होती होगी, निश्चित रूप से 500 रुपए की नहीं होती है उसमें, उसमें डिमांड होती है 5,000 की। लेकिन सोर्स ऑफ इनकम नहीं बताया तो मिनिमम हम प्रयास करते हैं। तो डिमांड मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीड़िता कुछ भी मांग सकती है, उनके काउंसिल जो उनको बताएंगे। लेकिन हमें जो अवार्ड करना है वो कानून के तहत कि जो दे पाए, जो उसकी आर्थिक स्थिति रहे, इसी आधार पर करते हैं हम लोग। तो सर जैसा आपने कहा कि हम मिनिमम देखते हैं 500, 200, 300, तो सर क्या आपको लगता है कि ये सफिशिएंट होता होगा? क्योंकि आजकल तो 500 और 300 में तो सब्जी ही आ पाएगी बस। बात तो सही है कि सफिशिएंट नहीं होता है, बट उसकी सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, वो लेमैन है, पर डे का इनकम उसकी जो लेबर का काम करता है 200-300 रुपया मिलता है। और प्रैक्टिकली आप जाओ तो हर लेबर को डेली काम नहीं मिलता है, तो हम कैसे कैलकुलेट कर लें कि 300 रुपये पर डे 30 दिन उसको मिलेगा वर्क। तो हम ये नहीं बताया कि हम 500 रुपये ही देते हैं, 400, मिनिमम प्रयास करते हैं 1000 रुपये, 1500 रुपये, ये प्रयास करते हैं कि दें। लेकिन हम उसको 15,000 लेविस लाइफ के लिए हम लोग नहीं देते हैं, मिनिमम उसको भरण पोषण के लिए ही दिया जाता है कि अपनी उसकी जीविका चल जाए। तो सर जो भी प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया जाता है, जो भी ऑर्डर दिया जाता है, तो उसके बाद ये चीज़ क्या कोर्ट देखती है कि उसका सच, मतलब सच में उसका कंप्लायंस हो रहा है? हाँ, या कोर्ट की तो ड्यूटी है कोर्ट की देखने ड्यूटी का, है? हम लोग देखते हैं उसके लिए। आर्टिकल सेक्शन 31 में उसके कंप्लायंस के लिए अलग से क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलती है, रिकवरी वारंट होते हैं उसको गिरफ्तारी करने का, उसकी प्रॉपर्टी से वसूलने के लिए भी हम लोग अड्डा करते हैं। 125 सीआरपीसी में जो नियमावली है किसी के अंतरिम भरण पोषण वसूलने का, सिविल प्रकृति से उसको वसूलने का पूरा प्रयास रहता है। बट इसमें हमारे समझ से एक होना चाहिए कोई फंड, कोई कोई व्यक्ति ऐसा है नहीं दे पा रहा है, तो गवर्नमेंट की तरफ से लायबिलिटी कुछ होनी चाहिए। ऐसी लायबिलिटी आईपीसी में है,
विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम के तहत है, विक्टिम कंपनसेशन एक स्कीम की तरह गवर्नमेंट की लायबिलिटी है, इसमें भी होना चाहिए। हो सकता है आने वाले समय में इस चीज़ पर चर्चा हो तो कुछ गवर्नमेंट करे। तो सर हमारा अंतिम क्वेश्चन ये है कि अगर आपको कोई भी एक प्रोविजन को अमेंड करने का मौका मिले डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर, तो आप क्या चीज़ जो है ऐड करना चाहेंगे या कुछ हटाना चाहेंगे? अमेंड तो हम लोग नहीं करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अमेंडिंग अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट की है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार हस्बैंड वाइफ को मेडिएशन कराना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस में अगर कोई मामला हो तो हमारे यहाँ मेडिएशन सेंटर हमारे यहाँ डीएलएसए के ऑफिस में चलता है। दोनों पक्ष आए, मेडिएशन कराने का प्रयास करते हैं। जो रिलीफ मेडिएशन और सुलह समझौते के आधार पर हो सकती है, किसी आर्डर से नहीं हो सकती है। अगर हम वहाँ पर ये तय कर लेते हैं कि आपको उनको 2,000 रुपये महीना देना है, वो सहमत हो जाता है तो वो निश्चित रूप से देगा उनको। बट मैं ये आर्डर करके बोलता हूँ कि आप 2,000 रुपये इनको पर मंथ दो, तो शायद वो न दें। उसके आगे उसके ऊपर उसके पास ऑप्शन है अपील रिवीजन का। बट ये कंप्रोमाइज से अगर कोई चीज़ सेटल होती है, खास तौर से डोमेस्टिक वायलेंस के मामले में या इस तरह से घरेलू हिंसा के अलावा 498 वैवाहिक मामले हैं, इसमें एक निश्चित रूप से मेडिएशन होना चाहिए और बड़ा कारगर उपाय है, पूरे विश्व में चला आ रहा है। जो समझौते से बातें सेटल होती हैं, लड़ाई झगड़े से नहीं होती। तो सर हम ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पे। तो लास्ट आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन औरतों के लिए जो ऐसे कोई भी कदम नहीं उठाती हैं सिर्फ सोशल इम्पैक्ट की वजह से और लोग क्या कहेंगे इस डर से? नहीं, अब किसी के साथ हिंसा हुई, किसी के साथ समस्या है, तो निश्चित रूप से घर से बाहर निकल के आना चाहिए। और उन लोगों के लिए मेरा यही कहना है कि एक बार वो भले मुकदमा न करे, मेडिएशन सेंटर में आए, हमारे यहाँ है डीएलएसए में आए, उसके आने का कई माध्यम से, एक फ़ोन से एक कॉल करिए, 15 हमारा एक नंबर है, टोल फ्री नंबर है, उस पर आप कॉल करिए, सबके पास मोबाइल है। अगर पढ़ी लिखी हैं तो सालसा के नालसा के ईमेल पर एक अपनी समस्या लिख के, वॉइस पर लिख के अपना भेज सकती हैं। और हम लोगों ने एक न्याय पथ एक ऐप डेवलप किया है, न्याय पथ, उसको अपने पास इंस्टॉल कर लें। जो भी किसी को समस्या है, हर समस्याओं का समाधान लीगल वे में उसमें बताया जाता है। डीएलएसए की तरफ से? हाँ, वो स्टेट गवर्नमेंट नालसा की तरफ से, वो है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से पूरे इंडिया में। थैंक यू थैंक सर। यू।